नमस्ते। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ, कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का सीरीज हम लोग पिछले 8-10 संडे से कर रहे हैं और आज जो एरिया या टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी ये जो वर्ड है ये क्या कहता है कि हाउ मच कैश यू कैरी इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। इट्स ऑलवेज the surplus cash that you carry helps you out। कोई भी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान देखिए, बैंकिंग में या फाइनेंशियल वर्ल्ड में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में यही वो करते हैं कि जब लगे जब चाहे तब कैश उपलब्ध हो। लेकिन मेंटेनिंग कैश इज नॉट इनफ, मेंटेनिंग एडिक्वेट कैश बिकम्स इंपॉर्टेंट। ना तो आप सरप्लस रख सकते हैं ना शॉर्टफॉल रख सकते हैं। सरप्लस रखेंगे तो क्या होगा, मान के चलो कि आपका जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो जो है, उसके सामने आप अगर कुछ सरप्लस कैश रखते हो तो यू आर मेकिंग लॉसेस बिकॉज सीआरआर डज नॉट अट्रैक्ट एनी इंटरेस्ट एज सच। सिमिलरली शॉर्टफॉल रखते हो, क्लियरिंग एडवर्स जाता है, you create different types of risk. So liquidity risk management would force you to devise that number based on your balance sheet, based on your assets, based on your liabilities, as to what is the liquidity you are going to maintain. Appropriate and exact liquidity maintenance is the exercise, and Reserve Bank of India is at times worried that this liquidity creates different kind of dimension, and you know that by various measures Reserve Bank of India either pumps in the liquidity into the market or absorbs the liquidity from the market. Having said that, for a bank of a very small size, say up to 500 crores, how it should manage the liquidity? सरप्लस भी नहीं रख सकते क्योंकि लॉसेस होते हैं, और इसके लिए आपको दो चीजें करनी होती है। लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट कैसे होती है ये आपको जानना जरूरी है। वो क्रिएट इस तरह से होती है कि आपके शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है, वो आपने लॉन्ग टर्म में डिप्लॉय कर दिए। सो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म में डिप्लॉय कर दिए, या फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट से वो शॉर्ट टर्म में डिप्लॉय कर दिए। ये जो मिसमैच आप अगर बैलेंस शीट में होता है तो लिक्विडिटी रिस्क डेफिनेटली इंक्रीज होती है या फिर क्रिएट होती है। ये जो क्रॉसिंग है, जिसको फाइनल बीकॉम में सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड करके एक चैप्टर होता था, उसके हिसाब से जो सोर्सेस हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड है, उसके अलावा एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो इंडिकेट करता है कि आपको कैश कहाँ से आने वाली है, कहाँ से जाने वाली है। इसकी जो शुरुआत है, रिजर्व बैंक ने सीरियसली शुरुआत अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए की जब उन्होंने अल्को के गाइडलाइंस 2001 में निकाले। 2001-2 ऐसा ही कुछ साल होगा। They wanted the banks to prepare structural liquidity statement. Now, what is this structural liquidity statement? This structural liquidity statement maps the mismatches based on your balance sheet, right from 14 days to 90 days, 90 days to 6 months and a year and beyond that. Yes, there are 8 to 10 buckets. ये buckets क्या करते हैं आप लोग, इसमें गैप्स निकालते हैं, कहां पे गैप्स है। वो गैप्स क्या होता है, इनफ्लो इज फॉलिंग शॉर्ट ओवर आउटफ्लो। आपके 10 रुपए के डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी सिर्फ 5 रुपए का इनफ्लो है। इसका मतलब है देयर इज ए शॉर्टफॉल। बैंकिंग ऑलवेज वर्क्स ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स। कल जाके आपके पूरे कस्टमर्स अगर आ जाते हैं कि हमें हमारा डिपॉजिट वापस दे, तो बैंक बंद हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस इज लेंडिंग मनी। यू हैव ऑलरेडी लेंट मनी टू वेरियस बोरोज। सबसे पैसा आप मांग नहीं सकते हो क्योंकि आपने उनको कमिट कर दिया। क्या कमिट कर दिया कि भाई तू 2 साल में पैसे भरेगा, तू 5 साल में भरेगा, तू 15 साल में भरेगा। दिस इज द मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ योर एसेट्स। Similarly, in investment, you have a maturity profile. You pick up certain government bonds and put them under held to maturity, and some in available for sale or HFT. As far as held to maturity का जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट हमेशा आपको एट द एंड ऑफ द डे काम में आता है। जैसे बैंक लिक्विडेशन में जा रही है तब एचटीएम का आता है। एचटीएम में से आप लिक्विडिटी सपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिजर्व बैंक का मानना है कि एचटीएम का जो पोर्टफोलियो जो भी है,
वो आपको मैच्योरिटी तक वैसे ही मेंटेन करना है। अगर बेचोगे तो इट्स ओनली फॉर लिक्विडिटी क्राइसिस विद द प्रायर अप्रूवल। नाउ लिक्विडिटी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, मुझे ये लगता है कि वन इज अ नॉर्मल रिस्क वेयर वी हैव टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी एंड यू इंश्योर दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर assets and liabilities you maintain normal liquidity. Problem is when you have run from the depositors because of some rumors, there are people who are coming to withdraw. That's where the liquidity risk management comes in handy, and therefore you need to prepare a document कि in case of crisis how you are going to manage the liquidity. आप जो भी एसेट पोर्टफोलियो डिप्लॉय करोगे, आपको इमीडिएट सपोर्ट जो आने वाला है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वहां से आपको सपोर्ट आने वाला है। तो नॉर्मली प्लान इस तरह से होना चाहिए कि जब रन लगता है तो पहले 2 घंटे में कितने पैसे कहां से लाऊंगा, आगे के 2 घंटे में मैं पैसे कहां से लाऊंगा, 24 घंटे में कहां से पैसे लाऊंगा, 48 घंटे में कहां से लाऊंगा, 72 घंटे में कहां से लाऊंगा। ये 3-4 सेगमेंट में आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर आपकी क्वासी लिक्विड एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स आप किस तरह से लिक्विडेट करोगे। कई बार मैंने देखा है कि बैंक्स कीप मनी विद देयर अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। जब भी आप पैसे रखोगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, उनके साथ ओडी का टाइप अरेंजमेंट हमेशा करवा के रखना। भले कुछ बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको कम देवे, लेकिन यू शुड हैव वट एवर फिक्स डिपॉजिट दैट यू कीप विद द कमर्शियल बैंक्स, यू शुड हैव अ लाइन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम देम, wherein in case of crisis you can fall back on them. Because normally in case of crisis क्या होता है, you don't get time and then you end up selling securities at huge losses. लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का यही फंडा है कि मिनिमम लॉस पे आप पैसा किस तरह से इकट्ठा कर सकते हो। 2 पार्ट है, एक रूटीन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, सेकंड इज क्रिटिकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो क्रिटिकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट जब आपको करना है तो यू शुड हैव अ प्लान रेडी एंड यू शुड नॉट गो बैक टू बोर्ड अगेन, in the sense that liquidity plan should be such your CEO and MD should be able to activate the moment there is a run. This has to be organized based on your assets and your liabilities. हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है एसेट लायबिलिटी का जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें लिक्विडिटी रखने में हमेशा आसानी होती है। जैसे आपको याद होगा कि अल्को के बारे में या एलएम के बारे में जो भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है उसमें वो ये कहते हैं कि आपका जो लिक्विड डिपॉजिट होता है, जैसे कि सेविंग्स और करंट अकाउंट, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है, इसका बिहेवियर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। या फिर आपकी जो टर्म डिपॉजिट है उसका भी बिहेवियर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। किस लिए पढ़ना जरूरी है कि समझो आपके पास 100 करोड़ के डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाले हैं इस क्वार्टर में, तो आपको वो जजमेंट होना चाहिए कि 100 करोड़ डिपॉजिट्स जो इस एक क्वार्टर में मैच्योर होने वाले हैं उसमें से कितने रफली रिप्राइस होंगे इन दी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 100 करोड़ कहीं शायद हायर रेट वाले होंगे और करंट रेट समझो लो होगा, तो रिप्राइसिंग में तकलीफ होगी, वो कितनी होगी, इसका बिहेवियरल पैटर्न। नॉर्मली क्या होता है, जो टर्म डिपॉजिट रखने वाले लोग होते हैं वो बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 90% टर्म डिपॉजिट्स गेट रिन्यूड विद व्हाटएवर द प्राइसिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू गिव फॉर डिपॉजिट्स। नाउ ये जो सिंपल फंडा, सिंपल एनालिसिस जो है, इस एनालिसिस को आप और तगड़े तरीके से कर सकते हो जब आप ड्यूरेशन एनालिसिस करते हो। ड्यूरेशन ऑफ योर डिपॉजिट्स, ड्यूरेशन ऑफ योर एसेट्स। व्हाट इज ड्यूरेशन? पीरियड। जो भी लायबिलिटी आपके पास है उसका पीरियड क्या डिफाइन किया गया है, अदर देन करंट एंड सेविंग, बिकॉज करंट एंड सेविंग को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, ऑन डिमांड, जब भी मांगेंगे तब आपको पैसा देना है। टर्म डिपॉजिट को उसका टेन्योर फिक्स्ड है। अब एवरेज टेन्योर निकाल के आपको ये सोचना चाहिए कि टेन्योर किस तरह से होगा और रिप्राइसिंग का आपका ट्रेंड क्या होता है, आपकी ताकत क्या है, हैसियत क्या है, इसके बारे में बहुत सारा आपको अंदाजा निकालना पड़ता है। और देयर आर क्रिटिकल रेशियोज विच यू नीड टू कंसीडर। आप जानते होंगे कि इस पिछली जनवरी फरवरी में अमेरिका में एक बैंक बंद हो गई थी, सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने के बाद में यहाँ पे रिजर्व बैंक ने एक नया फंडा निकाला जिसके ऊपर कोई सर्कुलर नहीं है। क्या फंडा है? वो ये कहते हैं कि हर एक बैंक का डिपॉजिट टू नेटवर्थ रेशियो 10% के ऊपर होना चाहिए। ये क्यों आया सिलिकॉन वैली बैंक से? उन्होंने उनके नेटवर्थ की हैसियत के बगैर बहुत सारे डिपॉजिट ले लिए थे।
तो अगर आप 100 करोड़ के डिपॉजिट रखते हो तो उनका ये कहना है कि आपके पास नेटवर्थ, नॉट कैपिटल, नेटवर्थ आपकी 10% और उसके ऊपर होनी चाहिए, तो आप 100 करोड़ के डिपॉजिट दे सकते हो। इसका मतलब ये कि आपका 10 करोड़ के आसपास नेटवर्थ होगा तो 100 करोड़ के डिपॉजिट लोगे। इसका मतलब ये कि नेटवर्थ टू डिपॉजिट रेशियो आपका 10% का हो गया। सर्कुलर नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर्स इस बारे में आजकल चर्चा करने लगे हैं और वो बात करने लगे हैं इस बारे में। इसका मतलब ही ये है कि दिस इज वन ऑफ द वे टू एसेस द कैपेसिटी ऑफ द बैंक टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज लिक्विडिटी। सो नेटवर्थ टू डिपॉजिट के अलावा और 3-4 रेशियो जिसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, ये नहीं करते, अभ्यास भी नहीं करते। लोन्स टू टोटल एसेट्स, लोन टू कोर डिपॉजिट्स, loan assets, loan assets to net loans. All these things we try to evaluate because they give you a different kind of indicator. Because loans normally which you grant, a major component is of a working capital limit. Working capital limit is roughly around 25 to 30%, and working capital limit is something which you cannot control. तो तुम्हारा जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है नहीं, ये वर्किंग कैपिटल लिमिट वाले जो जितने भी बंदे हैं वो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। बिकॉज द कैशकेड अकाउंट, द आउटस्टैंडिंग्स इन कैशकेड अकाउंट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द बैंक्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय द बोरोर्स, दे डू नॉट रिमेन विद इन योर कंट्रोल, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू डू द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ दिस वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल बोरोर्स। ये जो वर्किंग कैपिटल बोरोर्स जितने भी हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सब पकड़ के आपको एक जजमेंट लेना है कि मुझे कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए डेली, कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक ओकेजन। जैसे फेस्टिवल सीजन आ गया, there is a segment of people which goes for withdrawal of cash. So that's how you have to manage your liquidity risk. There are several technical tools, and the biggest major tool which Reserve Bank of India provided is the structural liquidity return which you have to prepare. Here what I personally feel is that जो बकेट रिजर्व बैंक ने रिकमेंड किए, उसके अलावा आपके पैटर्न के हिसाब से आप अलग अलग बकेट देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको इनफ्लो जो है, रीपेमेंट कमिंग बैक, इज ऑल्सो यू आर इन अ पोजिशन टू एस्टैब्लिश एंड पुट इट इन अ प्रॉपर बकेट। देयर आर सेवरल सॉफ्टवेयर विच कैन गिव यू दिस, बट देन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल थिंग, बिकॉज कल जाके एक जगह, आपको याद होगा कई साल पहले 2006-7 की बात कर रहा हूं मैं, ये नवसारी में आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम में से पैसे आना बंद हो गया और रूमर फैल गई थी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन गवर्नर वाज इन वॉशिंगटन, हु इशूड अ स्टेटमेंट दैट आईसीआईसीआई इज अ स्टेबल और सेफ बैंक। कहाँ नवसारी में एक एटीएम है जहां से कैश नहीं आ रहा है, पूरे भारत भर में रूमर फैल गया। हम तो छोटी बैंक है, हम तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स। मेरे अगर विचार आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे नहीं भी लगते हो तो कमेंट कीजिएगा, क्रिटिसाइज कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।